अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर दो सेल्स देख रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ एनिमल सेल, सेकेंड वन इज़ अ प्लांट सेल। दोनों की शेप आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही होगी। एनिमल सेल की कोई एग्जैक्टली कोई शेप नहीं है प्रोमिनेंटली, बट प्लांट सेल की एक प्रोमिनेंटली शेप आपको नज़र आ रही है। ठीक है, इसका वर्क मैंने आपको दिया भी था विद डायग्राम्स। आप कंप्लीटली तमाम चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे जैसा मैंने आप लोगों को दिया है आपको लिखने के लिए, और उसके साथ साथ इंटरलीफ पेज पे तमाम ऑर्गेनल्स के सामने उसकी डायग्राम्स भी ड्रॉ करेंगे। लेकिन हमने लास्ट क्लास में इसको थोड़ा डिस्कस किया था और माइक्रोस्कोप की लैब भी की थी, लेकिन उस वक्त स्टूडेंट्स बहुत कम थे आपकी क्लास में। इस वजह से जो है वो ये पूरा लेक्चर मैं आप लोगों को दोबारा से डिलीवर कर रही हूँ। सेल वॉल आपके पास क्योंकि हार्ड होता है, टफ होता है, रिजिड है, नॉन लिविंग है, इसकी वजह से ये जो प्लांट सेल है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल प्लांट सेल में होगा, इसकी वजह से जो प्लांट सेल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, एक प्रोमिनेंटली शेप होगी, इसके अंदर स्ट्रेंथ होगी और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा वो पूरे सेल को। इसके साथ साथ हमने देखा था कि इसके साथ साथ जो है वो एनिमल सेल, प्लांट सेल जो है सेल वॉल मज़ीद तीन चीज़ों से कंपोज्ड होकर बनता है। जैसे आपके पास मिडिल लैमेला होगा, प्राइमरी होगा और सेकेंडरी, तमाम चीज़ें मिलेंगी तो आपके पास सेल वॉल बनेगा। इस वजह से सेल वॉल रिजिड भी होगा और हार्ड भी होगा। ठीक है, इसके अलावा प्लांट सेल में आपके पास सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से कंपोज्ड होकर बनेगा, और सेलुलोज जो है वो आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड और रिजिड होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सेल वॉल के बाद हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये जो होगा वो सेमी परमेबल होगा, यानी कि सेमी का मतलब हाफ, परमेबल मीन कुछ चीज़ों को अपने अंदर से परमिट करेगा और कुछ चीज़ों को अपने अंदर से परमिट नहीं करेगा, यानी कि ये करेगा परफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन का काम। यानी कुछ चीज़ें सेल में से बाहर मूव हो जाएंगे, कुछ चीज़ें बाहर से सेल के अंदर मूव होंगी। जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में नज़र आ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन इंट्रासेलुलर अंदर की तरफ, एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर की तरफ, और ये पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके ज़रिए जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आउटसाइड से इनसाइड मूव होंगे और इनसाइड से आउटसाइड मूव होंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। नाउ मूव टूवर्ड द सेल ऑर्गेनल्स। ये वाला जो टॉपिक है आपके पास आपके एसएलओस में और आपके सिलेबस में, ये टॉपिक आपकी 9th क्लास की बुक से है। इस वजह से मैं आपको इसको 9th क्लास की बुक बायोलॉजी की बुक से ही टैली करवा रही हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट ईयर जब आप में से जो भी स्टूडेंट्स बायो लेते हैं तो उसको आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। सेल ऑर्गेनल्स यानी वो तमाम ऑर्गन्स जो कि स्मॉल साइज़ के होंगे और सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो सेल ऑर्गेनल्स कहलाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे अभी हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल को देखा, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स नज़र आ रहे थे आपको, उन तमाम ऑर्गेनल्स के में जो नीचे एक जेली लाइक मटीरियल दैट इज़ नोन एज अ साइटोप्लाज्म, क्या कहलाता है वो? साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर 90% वाटर होगा और बाकी तमाम के तमाम ऑर्गेनल्स जो है उसके ऊपर फ्लूट कर रहे होंगे। उसके बाद है साइटोस्केलेटन। साइटो का वर्ड कहीं पे भी आप देखेंगे तो समझ जाएं कि साइटो मीन होता है सेल, प्लाज्म मीन आपके पास मटीरियल यानी सेल का मटीरियल, साइटोस्केलेटन यानी कि सेल का एक ढांचा, साइटोस्केलेटन यानी सेल को एक स्केलेटन प्रोवाइड करेगा, एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर सपोर्ट, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करेगा साइटोस्केलेटन। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट प्रेजेंट इन बोथ सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होगा और प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होगा। ठीक है, एक बार हम ज़रा प्लांट सेल और एनिमल सेल को देख लेते हैं। ये है वैक्यूल जो कि लार्जर साइज़ का है, और यहाँ पे वैक्यूल्स होंगे लेकिन बहुत सारे होंगे, लेकिन न्यूमरस होंगे, छोटे छोटे से होंगे। ठीक है, ये सेंटर में जो है ये है न्यूक्लियस, ये है एनिमल सेल का न्यूक्लियस, और ये आपके पास वैक्यूल के बड़े साइज़ होने की वजह से इसका न्यूक्लियस टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा और ये इसका न्यूक्लियस मौजूद है। ये इसका सेल मेम्ब्रेन है जो कि अराउंड दी सेल मौजूद है, जो कि इसको प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे भी इसकी एक ही मेम्ब्रेन मौजूद है। बाकी आपके पास साइटोप्लाज्म नज़र नहीं आता, साइटोप्लाज्म की नीचे की तरफ होता है। इसके ऊपर तमाम के तमाम जितने भी ऑर्गेनल नज़र आ रहे हैं आपको, ये तमाम ऑर्गेनल्स ऊपर साइटोप्लाज्म के ऊपर होते हैं, फ्लूट कर रहे होते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म नीचे की तरफ होगा और ऊपर तमाम के तमाम जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे वो
फ्लूट कर रहे होंगे। ये आपके पास है, ये माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है आपको। ये जो आपके पास जिसके ऊपर डॉट डॉट हैं, ये सारे में ये डॉट्स जो हैं ये राइबोसोम्स कहलाते हैं। ये बंडल्स जो बने हुए हैं ये बंडल्स कहलाते हैं सेंट्रियोल्स। इसके अलावा ये जो आपके पास पूरे न्यूक्लियस के अराउंड में दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो नाउ मूव टूवर्ड्स दी डिटेलिंग ऑफ ऑर्गेनल्स। हम ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर देखते हैं। देन उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट प्रेजेंट इन बोथ सेल एनिमल्स एंड प्लांट सेल दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो ऑर्गन है जो कि तमाम के तमाम सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल में रखता है और तमाम एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके पास ट्रांसफ़र होनी होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। अब ये तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे सेफ रहेंगी? डीएनए में सेफ रहेंगी। और ये डीएनए कहाँ होगा? दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो कवर्ड हुआ होगा दो मेम्ब्रेन से, जो कि मेम्ब्रेन कहलाएगी आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फ्लूइड होगा जो कि क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे मैंने कहा था साइटोप्लाज्म था, तो साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म मीन फ्लूइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी आपके पास फ्लूइड होगा दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी जेनेटिक मटेरियल सेव होगा वो डीएनए के जरिए होगा, और डीएनए के आपके पास किसके साथ अटैच हुए होंगे? दैट इज नोन एज अ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स होंगे जो कि आपके पास एक हेलिकल लाइक होंगे लंबे से, और इनके साथ जो है वो डीएनए अटैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट ऑर्गेनल्स। द नेक्स्ट ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये आपके पास आप नज़र आ रहा है, दैट इज़ बीन लाइक होगा। इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन होगी, देखिए आप देख रहे होंगे फोल्डेड होगी। ये अंदर की जो फोल्डेड मेम्ब्रेन दैट इज़ नोन एज अ क्रिस्टी, एंड जो आउटर मेम्ब्रेन दैट इज़ नोन एज अ स्मूथ मेम्ब्रेन। इस क्रिस्टी के अंदर आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का मटीरियल जो कि फ्लूइड लाइक होगा, जेली लाइक होगा, दैट इज़ नोन एज अ मैट्रिक्स। और इसके अंदर भी कुछ जो है वो छोटे डॉट्स हैं, दैट इज़ नोन एज अ राइबोसोम्स। ठीक है, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है एटीपी सिंथेसिस। एटीपी का मतलब एनर्जी प्रोड्यूसिंग है। इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस का मतलब एनर्जी को जनरेट करने वाला कोई भी ऐसा ऑर्गेनल्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी जनरेट करता है, इसलिए इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। द नेक्स्ट ऑर्गेनल्स इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड में मौजूद है, और इसके ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स हैं, दैट इज नोन एज अ राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो एक ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रू सेल्स में होंगे, और ये डबल मेम्ब्रेन होंगे। और इनके ऊपर जो राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स कहीं पे भी नज़र आए तो आप समझ जाएं कि राइबोसोम्स का काम जो है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाना होता है। ठीक है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये डबल मेम्ब्रेन होंगे, और नेटवर्क होगा इनका पूरा का पूरा, और ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में जो है वो स्प्रेड हुए भी होंगे। ठीक है, जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे वो स्मूथ कहलाएंगे, जिनके ऊपर राइबोसोम्स होंगे वो रफ कहलाएंगे। नेक्स्ट इज द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किससे मिलके बनेंगे? राइबोसोम दो चीज़ों से मिलके बनेंगे, दैट इज आरएनए एंड प्रोटीन। ये साइटोप्लाज्म में होंगे, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा? दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। ये आपको याद रखनी है बात। ठीक है, राइबोसोम्स डॉट लाइक होंगे, ग्रेन्यूल्स लाइक होंगे, डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनेंगे, और साइटोप्लाज्म में होंगे और प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाएंगे। द नेक्स्ट ऑर्गेनल्स दैट इज अ गोल्जी बॉडीज। ये आपके पास मौजूद है गोल्जी बॉडीज, जो कि सॉइलन से होते हैं। ये दो जो इनके एंड्स हैं वो सॉइलन से होते हैं। अच्छा, इनके सॉइलन होने की वजह ये कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो मटेरियल होता है वो सेफ हुआ होता है, और जब बॉडी को नीड होती है तो ये अपने अंदर से सिक्रीशन का प्रोसेस करवाते हैं। इनके अंदर हार्मोन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, सब के सब सेव होंगे, और जैसी बॉडी को नीड होगी वैसे ही अपनी बॉडी के अंदर से सिक्रीशन का प्रोसेस प्रोसीड कर देंगे। द नेक्स्ट मेन ऑर्गन दैट इज़ वैक्यूल्स। वैक्यूल प्लांट सेल में होंगे, बड़े साइज़ के होंगे, एक ही होंगे, लेकिन एनिमल सेल्स में ज़्यादा होंगे और न्यूमरस होंगे। इनका जो पूरा का अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो पूरा होलो होगा, इस वजह से इनके अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जो कि सेव होंगी। फॉर एग्जांपल इनके अंदर वाटर होगा, मिनरल, सॉल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड्स, और जैसे ही आपके पास बॉडी को नीड होगी तो ये आपके पास जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे और अपने अंदर सिक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाएंगे। द नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑर्गेनल्स दैट इज़ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स एनिमल्स में नहीं होते,
सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, क्योंकि प्लास्टिड्स जो है वो डिफरेंट कलर कॉज करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मतलब ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट का मतलब ग्रीन के अलावा सारे कलर्स, और लीकोप्लास्ट मीन ट्रांसपेरेंट कलर, यानी प्लांट की बॉडी में कुछ प्लांट्स में से आप देखते होंगे वाइट कलर का मटीरियल भी निकलता है, जैसे फॉर एग्जांपल एलोवेरा में से होता है। क्रोमोप्लास्ट तमाम कलर पार्ट्स बनाएगा प्लांट्स की बॉडी का, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पार्ट्स बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तमाम ऑर्गेनल्स हैं, इनको थॉरली प्लीज़ काइंडली देख लीजिएगा, और जो मैं आपको होमवर्क स्क्रीनशॉट में दूंगी उसको प्लीज़ काइंडली आप अपनी कॉपी पे वर्क कर लीजिएगा डायग्राम के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।